1962 का बदला भारतीय सेना ने ले लिया। आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम समझेंगे भारतीय सेना ने 29 और 31 अगस्त के बीच किन किन इलाकों पर कब्जा किया और किस तरीके से इन इलाकों को चीन की आंखों के सामने छीन लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया टॉक्स पे। पैंगोंग त्सो या पैंगोंग रिवर के दो फिंगर्स थे, फिंगर 4 और फिंगर 8। फिंगर 4 वो इलाका था जहां तक भारतीय सेना रूल करती थी और जिसे भारत का LAC कहा जाता है। फिंगर 8 वो इलाका था जो चीन का LAC माना जाता था और इन दोनों के बीच जो लगभग 4 किलोमीटर का एरिया था वो खाली था, क्योंकि यही वो विवादित ज़मीन था जिसके ऊपर भारत और चीन दोनों ही दावा करते थे। इसीलिए दोनों में से किसी ने भी यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं किया था और दोनों यहाँ पे पीरियोडिकली घूम घूम के खाली निगरानी रखते थे। अब ऐसी खुली ज़मीन चीन के लिए तो खुला खुला नहीं होता है, तो चीन की सेना ने वही किया जिसके लिए वो मानी जाती है। वो इस एरिया में घुस गई और इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। चीन की सेना पॉइंट 8 क्रॉस करके यानी अपने LAC को क्रॉस करके लगभग भारत के LAC के करीब यानी फिंगर 4 के आसपास पहुंच गई और फिंगर 8 और 4 के बीच के पूरे विवादित इलाके में अपने टेम्पररी सेटलमेंट्स बिठा लिया। यानी चीन ने अपने बॉर्डर को फिंगर 8 से 4 किलोमीटर आगे बढ़ा के भारत के करीब फिंगर 4 के पास तक पहुंचा दिया था। इस इलाके को लेकर के भारत और चीन में बातचीत चल ही रहा था कि तभी चीन ने सोचा कि इसी इलाके के ठीक बगल में यानी साउदर्न साइड में एक बड़ी सी पहाड़ी है जिसका नाम है ब्लैक टॉप। तो चीन ने सोचा जो भी ब्लैक टॉप के ऊपर जाके बैठ जाता है उसके लिए नीचे की घाटी का एक्सेस बहुत आसान हो जाता है। यानी ब्लैक टॉप के ऊपर बैठने वाला फिंगर 4 से 8 के बीच का जो इलाका है उसे आसानी से देख सकता है और वहाँ पे बम गोलीबारी मार करके पूरी तरीके से वहाँ पे अपना कंट्रोल स्थापित कर सकता है। इसे 29 अगस्त की रात चीन ने सोचा कि हम जा करके इसी ब्लैक टॉप के ऊपर बैठ जाएंगे, जिसके बाद भारत मजबूर हो जाएगा और उसे इस 4 और 8 के बीच का इलाका चीन को सौंपना पड़ेगा। पर भारतीय सेना ने चीन के इरादों को पहले ही भांप लिया और इससे पहले कि चीन इस इलाके में घुसता, भारतीय सेना अपने सैनिकों को स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस को भेज दिया, जिन्होंने चढ़ाई करके इस इलाके पे जाके भारतीय झंडा गाड़ दिया। अब ये पहाड़ियां भी भारत और चीन के बीच की विवादित जमीन पे आती है, इसीलिए यहाँ पर चीन का भी कोई परमानेंट सेटलमेंट तो नहीं था। बस इन पहाड़ियों के ऊपर चीन के कुछ इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन टावर्स लगे हुए थे, जिन्हें भारतीय सेना ने उखाड़ करके तिरंगा उस जगह पर लगा दिया। ब्लैक टॉप पे भारत का कब्जा हो जाने पर चीन की चाल बिल्कुल उल्टी पड़ गई और चीन अब घबराने लग गया कि अब उसका जो पोजीशन है वो फिंगर 4 और 8 के इलाके से भी हटने लगेगा, क्योंकि भारत का यहाँ पे कब्जा हो चुका है और भारत कभी भी चाइना के ऊपर कोई भी एक्शन ले सकता है, क्योंकि चाइना की पूरी सेना अब भारत के जद में आ चुकी थी, क्योंकि इन पहाड़ियों के ऊपर से ये इलाका बहुत आसानी से दिखाई देता था। तो चीन ने फिर एक चाल चली 30 और 31 अगस्त की रात और सोचा कि इसके बगल की जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर जाकर के बैठ जाए, ताकि अगर वो ब्लैक टॉप को कब्जा ना कर पाया तो उसके बगल की जो पहाड़ी है उसके ऊपर कम से कम बैठ जाए, ताकि वहां से ब्लैक टॉप के ऊपर वो निशाना लगा सके। क्योंकि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के ऊपर निशाना लगाना या फायर करना जमीन से पहाड़ के ऊपर निशाना लगाने से बहुत ज्यादा आसान है। पर एक रात पहले की तरह इस बार भी चीन की चाल पूरी उल्टी पड़ गई, क्योंकि भारत की ही सेना फिर से जाकर के उसके साउदर्न इलाके की जितनी भी पहाड़ियां हैं उन सब के ऊपर जा करके बैठ गई। भारतीय सेना इस रेजांग ला तक के इलाके की जितनी भी पीक्स है उन सब के ऊपर बैठ चुकी थी और इसी तरीके से भारतीय सेना ने 1962 का बदला ले लिया, क्योंकि 1962 का जो युद्ध हुआ था वो मेन रेजांगला के इलाकों में ही हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो दो पहाड़ियां हैं उनके बीच का जो वैली का इलाका है वो बहुत बड़ा है और बगल की जो पहाड़ियां या पीक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज के दिन भी यहाँ पे युद्ध का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि इन दोनों पहाड़ियों के बीच की जो वैलीज हैं वो बहुत बड़ी हैं और यहाँ पे टैंक्स ईजिली मूव कर सकते हैं। तो अगर किसी भी देश के बीच यहाँ पे हालत ख़राब होती है तो दूसरा देश टैंक ला करके यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है, यानी टैंक से हमला यहाँ हो सकता है। इसी को देखते हुए जैसे ही भारतीय सेना ने इन पहाड़ियों के ऊपर अपने पोजीशन को मजबूत किया, पीछे से भारत ने T-90 टैंक्स भी इस इलाके में पूरी तरीके से तैनात कर दिया। T-72 तो पहले से ही थे और ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ठीक आगे चाइना की तरफ से भी चाइना के कई सारे जो लाइट वेट टैंक्स है वो इस इलाके में मौजूद है और अगर सिचुएशन ख़राब होता है तो वो इस वैली का इस्तेमाल करके भारत के अंदर आ सकते हैं और चुशुल तक भी पहुँच सकते हैं। 1962 में इन्हीं पहाड़ियों को बचाते हुए 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 114 जवान शहीद हो गए थे। यहाँ पे भारत ने 120 जवानों को रखा था, जिनके अगेंस्ट काफ़ी हज़ारों की तादाद में चाइनीज सोल्जर्स आ गए थे और इनसे लड़ते लड़ते 114 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और बाकी लगभग कैप्चर कर लिए गए थे। तो आप कह सकते हैं कि 1962 का बदला बहुत अच्छी तरीके से भारतीय सेना ने इस बार ले लिया। वो और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने इन सारे पहाड़ियों की चढ़ाई की उनमें ज़्यादातर जो सैनिक है वो तिब्बतियन सैनिक है, यानी ये सारे तिब्बत के सैनिक है जो एक तरह से अपनी ज़मीन चीन से वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं। अब बहुत सारे मीडिया चैनल और जितने भी डिफेंस एनालिस्ट है वो सब कह रहे हैं कि युद्ध का खतरा है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन के हाथों से इतनी सारी जो पीक्स है वो सब जा चुके हैं। हालांकि ये दोनों पहले से खाली हैं और ये एक तरह से बीच की विवादित ज़मीन पे थी, लेकिन अब यहाँ पे भारत कब्जा कर चुका है। यानी अगर चीन के नज़रिए से देखें तो जैसे चीन भारत के फिंगर 4 के इलाके और फिंगर 8 के बीच के इलाके में घुस आया था, यानी भारत मानता था कि चीन उसकी ज़मीन पे आया है, वैसे ही अब भारत का ये एक्शन चीन ऐसे देख रहा है कि भारत चीन की ज़मीन पे गया है। हालांकि ये पूरा ही इलाका इस वक्त विवादित चल रहा है, यानी ना चीन
चीन के पूरी तरह कंट्रोल में है ना भारत की पूरी तरह कंट्रोल में है। तो चीन इस इलाके में पूरी कोशिश करेगा अपनी कंट्रोल वापस करने के लिए, यानी चीन इस इलाके को इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। या तो चीन इसी इलाके में अपने टैंक्स का इस्तेमाल करेगा और कोई छोटा सा युद्ध छेड़ सकता है, या फिर किसी दूसरे इलाके में घुसने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए चीन से सटने वाली जितनी भी सीमाएं हैं, सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, इन सारी सीमाओं को ही हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि हर चाइनीज एक्टिविटी के ऊपर नजर रखी जा सके। और आने वाले 1 से 2 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 महीने के बाद तो वैसे भी यहाँ बर्फ गिरने लगेगा और वहाँ पे किसी भी सेना के लिए मूवमेंट करना इम्पॉसिबल बन जाएगा। यानी अगर चीन कोई युद्ध जैसा हरकत छेड़ता भी है तो आने वाले 2 महीनों में ही ये युद्ध हो सकता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस से काफ़ी नीचे गिर जाएगा। तो आने वाली किसी भी चाइनीज़ एक्टिविटी का जो भी अपडेट है हम आपको देते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना है ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर ले और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दे व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और अगर आपको इंडियन आर्मी से जुड़े हुए टी-शर्ट्स और स्वेटशर्ट्स पहनना पसंद है तो आप हमारे वेबसाइट balidanarmy.com पे जा सकते हैं, जहां आपको बहुत बढ़िया डिज़ाइंस बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। बलिदान का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।